Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta और I am assistant professor in AVS Engineering College in Electrical Electronics Engineering Department। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन का टॉपिक है, स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हम स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और स्टार्ट करने से पहले ये तो आपको क्लियर पता होगा कि आपका जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है इट इज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। जब ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है तो स्टार्टिंग क्या जरूरत है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आता है कि जब ये सेल्फ स्टार्टिंग है तो आखिर में स्टार्टिंग की जरूरत क्या है? स्टार्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि स्टार्टिंग के कंडीशन में अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट पे थोड़ा सा फोकस करें तो आप अगर पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट पे फोकस करेंगे, R1 X1 स्टेटर साइड एंड JXM एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। ये आपका रोटर साइड जो रेफर्ड वैल्यू है, कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, और ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। R1 JX1 JXM JX2 R2 एंड दिस इज R2 into 1 minus S upon S। ये हमने अलग क्यों किया? क्योंकि आपको पता होगा कि कॉपर लॉस के बाद हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल पावर डेवलप मिलता है, और ये रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल पावर डेवलप को, जो कि आपका एक्चुअल मोटर का आउटपुट है। क्योंकि मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम सर्किट के बेसिस पे देखें तो मैकेनिकल पावर को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है? R2 into 1 minus S by S। क्लियर? तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है? द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ऑब्वियस सी बात है कि जो स्लिप की वैल्यू होती है वो क्या होती है? यूनिटी। क्यों यूनिटी होती है? क्योंकि रोटर की स्पीड जीरो होती है, एनआर की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो ऑब्वियस सी बात है स्लिप आपका क्या होता है? यूनिटी। और स्लिप यूनिटी होने की वजह से जो आपका मैकेनिकल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। 1 minus S by S and 1 minus 1 by 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो होने का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। क्लियर? शॉर्ट सर्किट होने का ही मतलब क्या हो गया कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर बिहेव्स एज, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बिहेव्स एज ए ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर की तरह, क्योंकि एक स्टेशनरी बॉडी हो गया, रोटर में कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव कर रहा है। और ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन विद सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट। आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किटेड। जब ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ही पता है कि अगर इंपीडेंस वैल्यू जीरो होती है तो करंट क्या करता है? करंट की वैल्यू बढ़ती है। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो करंट में अचानक से उछाल आए। क्लियर? यानी करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यहां पे क्या होता है? इसकी वजह से आपको क्या मिलता है? हाई स्टार्टिंग करंट मिलता है, हाई स्टार्टिंग करंट। और इसी हाई स्टार्टिंग करंट को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस इस हाई स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं? स्टार्टिंग मेथड पढ़ते हैं। क्लियर? तो आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टार्टिंग मेथड का मतलब ये नहीं होता कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो हाई करंट मिल रही है ड्यू टू द नेचर ऑफ एज ए ट्रांसफॉर्मर, और वो भी क्या है? शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हाई स्टार्टिंग करंट मिल रहा है। उस करंट को हमें लिमिट करना है तो हमें स्टार्टिंग मेथड पढ़ना होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर में स्टार्टिंग मेथड पढ़ा क्यों जाता है। क्लियर? ठीक है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की तो स्टार्टिंग मेथड में हम बहुत सारे मेथड देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूं कि स्टार्टिंग मेथड कितने तरह के होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मेथड हम देखते हैं कितने तरह के होते हैं, ठीक। स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेज। स्टार्टिंग मेथड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका फुल लोड, अभी हम देखेंगे फुल वोल्टेज, फुल वोल्टेज, एंड द सेकंड वन इज द रिड्यूस वोल्टेज। वोल्टेज को फुल लोड, फुल सप्लाई पे देना या
सप्लाई को रिड्यूस करके और रिड्यूस वोल्टेज उस मोटर को देना। दो तरीके हैं यहाँ पे स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। हालांकि अगर हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग यानी फुल वोल्टेज की बात करें तो वो अलग कंडीशन हो जाता है। उसके रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं, सारे कंडीशन को कंपेयर करते हैं। तो फुल वोल्टेज हम जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ में रिड्यूस वोल्टेज में कितने तरीके आ जाएंगे। रिड्यूस वोल्टेज में हम 3 मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्टेटर रजिस्टर और रिएक्टर मेथड, स्टेटर रिएक्टर स्टार्टिंग, and the second one is auto transformer starting, and the last one is star dead। तो 3 अलग अलग लेक्चर में हम इसको लेके आएंगे। सबसे पहले हम फुल वोल्टेज इस लेक्चर में देखेंगे। फुल वोल्टेज में हम क्या करते हैं, क्या हम मानक लेते हैं, क्या रेफरेंस लेते हैं, जिसकी वजह से हम बाकी सारे मेथड को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ स्टार्टिंग करंट की वैल्यू लोअर डाउन हो रही है, कम हो रही है। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फुल वोल्टेज पे क्या चीजें सिनेरियो बनता है, आपका सर्किट का बिहेवियर क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। क्लियर। तो फुल वोल्टेज जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं DOL मेथड, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। DOL मेथड जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, जिसको हम अक्रॉस द लाइन भी बोलते हैं, कि सीधे सप्लाई को हमने क्या कर दिया, मोटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। जैसे आप इस डायग्राम में देख लेंगे, ये आपकी 3 सप्लाई आ रही हैं। क्लियर। इन 3 सप्लाई को हमने क्या कर दिया, मोटर के तीनों टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। मान लो A फेज, B फेज, C फेज, और इन तीनों फेज को हमने क्या किया है, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है मोटर के साथ। मोटर के A फेज के साथ, B फेज के साथ एंड C फेज के साथ। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, आपने सप्लाई अक्रॉस द लाइन दी है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं DOL मेथड। ठीक। DOL की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अभी तो दिमाग में ये आएगा, अरे सर अभी आपने ये बताया कि डायरेक्ट ऑनलाइन फुल वोल्टेज हो गया, फुल वोल्टेज में करंट कहाँ से लिमिट होगा, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो DOL मेथड की जरूरत क्यों है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम बात करें, और हाँ ये सारी स्टार्टिंग जो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के लिए। ये सारी स्टार्टिंग किसके लिए पढ़ रहे हैं, SCIM। क्लियर। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टर इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एंड रिंग से दोनों साइड से शॉर्ट सर्किटेड होता है। क्लियर। तो ये सारी की सारी मेथड हम स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के लिए पढ़ेंगे। DOL मेथड की अगर हम बात करें तो DOL मेथड है क्या और क्यों यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि DOL मेथड क्यों यूज कर रहे हैं सर, जब यहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस नहीं हो रहा है तो करंट कहाँ से लोअर डाउन होगा। क्लियर। DOL मेथड यूज करने के लिए या फिर किसी भी स्टार्टिंग मेथड को यूज करने के लिए, अगर हम स्क्वायर केज के स्टार्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ SCIM, तो 3 चीजें मानक होती हैं। पहला डिजाइन एंड साइज ऑफ मोटर, second one is the power capacity of line, लाइन की पावर कैपेसिटी क्या है। क्लियर। तो डिजाइन, साइज, पावर कैपेसिटी ऑफ लाइन, ये तीनों चीजें, और तीसरा क्या आपका रिडक्शन मेथड आप क्या यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करना है, मैंने बताया कि स्टेटर रजिस्टर या स्टेटर रिएक्टर यूज करना है। क्लियर। तो मेन क्या है कि जो करंट यानी करंट रेटिंग भी एक चीज आ जाती है, पावर कैपेसिटी, और तीसरी करंट रेटिंग, जो आपका करंट रेटिंग है मोटर फिलहाल। तो होता क्या है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड में, होता क्या है कि आपका शॉर्ट सर्किट नेचर होने की वजह से करंट जो ड्रॉ होगा, मोटर जो ड्रॉ करेगा करंट, मोटर करंट जो ड्रॉ करेगा वो क्या ड्रॉ करेगा, नियरली अबाउट 5 to 6 टाइम्स ऑफ
रेटेड करंट होता है, 5 to 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट। अगर हमने अक्रॉस द लाइन आपका सप्लाई दे दिया तो उस कंडीशन में 5 to 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट ड्रॉ करता है मोटर, ड्रॉ बाय मोटर एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग। क्लियर? तो करंट ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हो गया तो भाई इसकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है। पहली चीज तो करंट ज्यादा हो गया, और अगर हम सर्किट की बात करें तो हमारा सर्किट, अगर हम मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बनाएं, यानी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को हमने यहाँ पे रख दिया, अप्रॉक्सीमेटेड नेटवर्क बना रहा हूँ मैं। क्लियर? तो आपका सर्किट ये बन के आता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि R2 ये वैल्यू हो जाती है, ये वैल्यू पूरी फ्री R2 हो जाती है, स्लिप की वैल्यू क्या आ जाती है 1। क्लियर? ठीक है, तो आपका ये पैरेलल सर्किट हो जाता है JXM। तो इस सर्किट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर? तो आपके लिए केवल सर्किट में क्या बचा रहेगा, R1, JX1, JX2 एंड R2। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस करंट को हमने एज अ रेफरेंस ले लिया ISC। तो ISC की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मान लो सप्लाई वोल्टेज पर फेज आपका V1 है। क्लियर? तो ISC की वैल्यू आ जानी है आपकी, ISC आ जाना है आपका V1 अपॉन ZSC के बराबर, जहां पे ZSC क्या होगा, ZSC की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल है R1 प्लस R2 प्लस JX1 प्लस। क्लियर? अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है, तो अप्रॉक्सीमेटेड ही लेके हम बाकी चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ISC ये मैंने मानक ले लिया, ये ISC हमारे लिए डायरेक्ट ऑनलाइन यानी V1 सप्लाई अगर दे रहे हैं तो ISC वैल्यू नहीं ली, ISC की वैल्यू क्या होगी, V1 बाई ZSC के बराबर होगी। फिलहाल इस पर फोकस करते हैं, ये तो हमारे लिए रेफरेंस हो गया। 5 to 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट ड्रॉ करता है मोटर। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है जब मोटर इतना करंट ड्रॉ करेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहली चीज आपका इंपीडेंस वैल्यू बढ़ने की वजह से आपका लो पावर फैक्टर भी मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है, लो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की वैल्यू भी काफी कम होती है। ठीक है, हम बात यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आखिर में इस कंडीशन में ड्यूअल मेथड यूज करने में क्या क्या मुश्किलें आनी है, कैसी कैसी मुश्किलें आनी है, वो हम देखने जा रहे हैं। अगर करंट, आप खुद सोचो करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 5 to 6 टाइम्स हो जाए, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अचानक से कोई आपका अप्लायंस बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है तो उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी हाई होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप हाई होगा आपका क्या होना है, वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत हाई होना है। किसमें वोल्टेज ड्रॉप हाई होगा, जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक सप्लाई के साथ एक ही अप्लायंस तो कनेक्ट होता नहीं, बहुत सारे अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप हाई होने की वजह से अचानक से वोल्टेज में डिप मिलता है, क्योंकि हाई करंट है, वोल्टेज ड्रॉप हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज में आपको वोल्टेज डिप मिलता है। इस डिप वोल्टेज डिप होने का मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने घरों में भी देखा होगा, जब आप रेफ्रिजरेटर ऑन करते हैं, रेफ्रिजरेटर ऑन करते हैं तो अचानक से क्या लगता है कि जितनी भी लाइटें वगैरह जल रही हैं वो थोड़ी सी डिम फील होती है। क्यों डिम फील होती है, क्योंकि जो उसमें मोटर लगा हुआ है वो क्या करता है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बहुत हाई करंट ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से वो अचानक से कुछ देर के लिए टेंजेंट में आपको ये फील होता है कि वोल्टेज डिम हुई है क्या, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, सिस्टम फिर से स्टेबल हो जाता है, आपको वही इंटेंसिटी के साथ लाइट मिलती है जब वो रनिंग मोड में आ जाता है। ये चीजें आपने अपने घर में भी गौर की होगी। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि ड्यूअल मेथड आप तभी यूज कर सकते हैं कि आपके मोटर का जो साइज है, क्लियर, जो आपके मोटर का साइज है, ठीक, जो आपके मोटर का साइज है वो मोटर का साइज ऐसा आप ले कि क्या हो कि वो ऑब्जेक्शनल, मतलब डिजाइन और साइज दो चीजें मैटर करती हैं, कि वो ऑब्जेक्शनल वोल्टेज डिप न लाए सप्लाई वोल्टेज में। यानी ड्यूअल मेथड आप तभी यूज कर सकते हैं, ड्यूअल इज यूज्ड
कब यूज कर सकते हैं? व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्शनल वोल्टेज डिप इन सप्लाई में कोई ऑब्जेक्शनल वोल्टेज डिप नहीं होना चाहिए। बाय कंसीडरिंग, क्या कंसीडर करके? ऑब्वियस सी बात है कि डिजाइन, बाय कंसीडरिंग साइज एंड डिजाइन ऑफ मशीन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा क्यों हम ड्यूअल मेथड यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब ड्यूअल मेथड के लिए हम स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन आएगा वो चीज हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें टाउ एस टी अपॉन टाउ ई एफ एल की, यानी फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के बीच का रेशियो क्या होगा, तो क्या होता है आपका, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये क्या होता है 3 इंटू आई टू एस टी का स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस बाई ओमेगा एस। क्लियर? अपॉन 3 इंटू आई टू एफ एल का स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस एफ एल अपॉन ओमेगा एस। क्लियर? यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या आएगी? स्टार्टिंग कंडीशन है तो स्लिप की वैल्यू 1 हो जानी। ये चीज क्लियर आपको? ठीक है, जब स्लिप की वैल्यू 1 हो जानी है और यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा से ओमेगा एस कैंसिल आउट, आर टू से आर टू कैंसिल आउट, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, तो आपको क्या रिलेशन मिल रहा है? आपको रिलेशन मिल रहा है आई टू एस टी अपॉन आई टू एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल, क्योंकि यहाँ पर स्लिप की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। क्लियर? तो ये रिलेशन आता है। अब ये रिलेशन आता है तो आई टू एस टी अपॉन आई टू एफ एल का रेशियो क्या हो जाएगा? एमएमएफ बैलेंस से ये आपको क्लियर होगा कि आई एस टी अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल के बराबर। ये कैसे होता है? ये आप एमएमएफ को बैलेंस करते हैं, एमएमएफ बैलेंस करते हैं तो क्या होता है? N1 डैश I1 क्लियर इक्वल टू क्या होता है? N2 डैश I2, जहाँ पे N1 डैश क्या होता है? N1 डैश होता है आपका N1 इंटू वाइंडिंग फैक्टर के बराबर, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर होता है। क्लियर? तो एमएमएफ जब बैलेंस करेंगे तो जो करंट का रेशियो है, ऑब्वियस सी बात है I1 बाई I2, I1 मतलब स्टेटर साइड का करंट हो गया, I2 मतलब रोटर साइड का करंट हो गया। क्लियर? यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ये क्या है? रोटर साइड के लिए। क्लियर? लेकिन इफेक्टिव अगर सर्किट आप देखेंगे तो सर्किट जब देखेंगे तो सर्किट हमने क्या बनाया था? अगर आपको सर्किट दिखाएंगे, ये सर्किट बनाया, तो ये सर्किट में आपको क्या दिख रहा है? इस सर्किट में आपको यही दिख रहा है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो अप्रोक्सीमेटेड सर्किट है उसमें क्या सारे के सारे क्या है? सीरीज सर्किट में। क्लियर? लेकिन ये वैल्यू रेफर्ड वैल्यू, ये रोटर की जो सर्किट होती है क्या होती है आपकी? रेफर्ड सर्किट होती है प्राइम, यानी स्टेटर साइड आपने रेफर किया तब जाके सर्किट मिला है। तो उस वजह से आप इसको क्या बोल सकते हैं कि आपने एमएमएफ को बैलेंस किया तो आई टू एस टी अपॉन आई टू एफ एल का जो रेशियो होगा ऑब्वियस बात है आई एस टी अपॉन आई एफ एल के रेशियो के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पुट करेंगे आई टू एस टी इन टर्म्स ऑफ I1 या आई एस टी। जब एपॉस्ट्रोफी आप यूज नहीं कर रहे, मेन सप्लाई के साथ जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो आई एस टी हमने मान लिया अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल। आप सीधे सीधे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टर्न्स रेशियो फिक्स होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे I1 मानूं, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N2 डैश अपॉन N1 डैश इंटू I2। क्लियर? तो आप जो प्राइमरी करंट है वो सीधे सीधे टर्न्स रेशियो के टर्म में रख सकते हैं, टर्न्स रेशियो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो प्राइमरी के टर्म में पूरा रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे हमें क्या मिला? ये आई एस टी अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल के बराबर। क्लियर? तो टाउ ई एस टी अपॉन टाउ ई एफ एल की जो वैल्यू आई वो क्या आई? आई एस टी अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल। बस ध्यान क्या देना हमें ये ध्यान देना है कि ये जो करेंट्स हैं, जो रेशियो करंट के आ रहे हैं, करंट ड्रॉ बाई मोटर होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ड्रॉन बाई मोटर। क्लियर? तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में चूंकि आप पूरा का पूरा वोल्टेज दे रहे हैं, पूरा का पूरा वोल्टेज देने का मतलब क्या हो गया? आपका सर्किट ये है, आपका सर्किट यानी ये जेडएससी के इक्विवेलेंट, ये आपका V1 वोल्टेज, करंट आपका ISC, और ये जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस आ रहा है वो जेडएससी के बराबर R2 Z।
क्योंकि स्लिप की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमारा ISC क्या हो जाएगा, यानी अगर हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के लिए देखें तो आप मेन सप्लाई, पूरे सप्लाई पे ही आपको ISC मिल रहा है, तो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, ISC के बराबर होगी। इसे हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो ऑब्वियस की बात है DOL के केस में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ISC अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू SFL, क्योंकि ये जो ISC है, ये ISC मैंने क्या लिया हुआ है, फुल वोल्टेज पे जो आपको करंट मिल रहा है, फुल वोल्टेज पे जो आपको करंट मिल रहा है वो करंट शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर ISC, इसी को हमने रेफरेंस लिया और इसी रेफरेंस के बेसिस पे हम बाकी सारे कैलकुलेशन को करेंगे, बाकी सारे कैलकुलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि DOL स्टार्टिंग में होता क्या है। DOL स्टार्टिंग हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उन जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे वोल्टेज डिपिंग की समस्या ना आए, यानी वो किस पे डिपेंड करेगा, डिजाइन एंड साइज ऑफ द मोटर। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग, जिसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे स्टेटर रजिस्टर या रिएक्टर कंट्रोल मेथड, रिएक्टर स्टार्टिंग, उसके बाद हम ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर हम स्टार डेल्टा पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।